नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं हरिमोहन जी को। हरिमोहन जी हालांकि खुद को छात्र कहते हैं अध्यापक, लेकिन मैं उनको इनको जियो पॉलिटिक्स इसका विशेषज्ञ समझता हूं। और सच मानिए तो मैं इनके पास क्लास लेने आता हूं, समझने आता हूं कि क्या कुछ चल रहा है देश के बाहर, विश्व की राजनीति में। अमेरिका के विदेश मंत्री इस समय चाइना में यात्रा पे। अमेरिका का विदेश मंत्री चाइना की यात्रा पे हो और कहीं कोई बात ना हो, तो ये थोड़ा-सा अजीब लगता है। दूसरी तरफ चीन के नागरिक खुद चीन की बड़े बैंक, यानी कि चीन की सरकार के पूरे संरक्षण में सोना खूब खरीद रही है। और सोना ही नहीं खरीद रही है, बहुत सारी और चीज़ों का स्टॉक हो रहा है। क्या चल रहा है? ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर कोई ऐसा तीज त्योहार आ रहा है या सालक का शादियों का मौसम आ रहा है चाइना में कि भर-भर के सोना खरीदा जा रहा है। क्या कारण है? क्यों पहुँचे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री और चीन में ये सारा कुछ चल क्या रहा है? आइए सीधे पूछते हैं हरमोहन जी से। हरमोहन जी, ये चल क्या रहा है साहब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि साहब एक 20-25 मिनट की ट्यूशन दे दो मुझे। भैया, सबसे पहले तो थैंक यू। आपने एक इंट्रोडक्शन दिया। शायद मैं उस इतना तो उस लेवल इतने अच्छे लेवल इंट्रोडक्शन के तो खैर हकदार नहीं था। लेकिन चलिए, आपने एक सम्मान दिया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा, मतलब आप जो पूछना चाहते हैं वो ये है। मैं इस वजह ऐसे देखता हूँ कि ये गेम बड़ी तगड़ी है। लड़ाई चल रही है, दुनिया एक वर्ल्ड वॉर से गुजर रही है। वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट फेज यूक्रेन वॉर, वर्ल्ड वॉर का सेकंड फेज इजराइल और हमास वॉर। अब वर्ल्ड वॉर के थर्ड फेज में दुनिया घुस रही है। थर्ड फेज यानी ईरान जिस तरीके से लड़ेगा, तो और पूरा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का इलाका जब डिस्टर्ब होगा, यहां लड़ाई शुरू होगी, तो वो थर्ड फेज कहलाएगा। उसके बाद आप देखेंगे साउथ चाइना सी, ताइवान और जापान, साउथ कोरिया, ये सारे टारगेट रहेंगे आगे आने वाले एक साल के अंदर। हो सकता है 24 में, नहीं तो 25 में, 25 एंड तक आप लगा सकते हैं कि यहां पर ये लड़ाई दिखाई दे रही है। क्योंकि वॉर के दो फेजेस जो हैं उनके अंदर थकान आ चुकी है। रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ नहीं बचा है। वहां पर दोनों, कोई थोड़ा सा आगे रशिया बढ़ जाता है और थोड़ा सा आगे यूक्रेन बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इसराइल और हमास वॉर में देखेंगे, वहां पर भी कुछ नहीं बचा है। अमेरिका खुद फ्रस्ट्रेट होता हुआ सा नजर आ रहा है इसराइल और हमास से। लेकिन एक पोटेंशियल पावर अभी भी मिडिल ईस्ट में स्ट्रांग फॉर्म में खड़ी हुई है, और वो है ईरान। और लड़ाई वहां होगी ही होगी। लेकिन इतना पक्का है, ईरान ज्यादा दिन तक सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये सबको पता है, नहीं कर पाएगा। कितने महीने तक सस्टेन करेगा, कितने साल तक, हम मानकर चलते हैं कि साल तक। लेकिन उसके बाद एक नया फ्रंट खुलना ही खुलना है, और वो है चाइना के पास। लेकिन एक पंगा और है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना ने, जैसे अमेरिका के पास दुनिया के सारे कंट्रीज की फॉरेन करेंसी रखी हुई होती है। हम ये बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि हमारा वो जो पैसा डॉलर है वो हमारे पास रखा है, नहीं। हाँ, ये ऐसा है कि वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो अमेरिका के बैंक में खाते में लिखा हुआ है कि इतने पैसे तेरे हमारे पास रखे हुए हैं और इतना पैसा तू हमसे ले सकता है। यानी तेरे हमारे पास रखे हुए, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक गांव का बनिया है और गांव के बनिए के पास सारे गांव के पैसे रखे हुए हैं, और वही गांव हुँ। का बनिया आपकी जो फसल है वो खरीदता है, मार्केट में बेच देता है। या यूं कहें कि फसल खरीद बेच आप जो भी करते हैं, एक पर्ची बना के बनिए के पास पहुंचा देते हैं। बनिए उतने पैसे जोड़ देता है और उतने घटा देता है, और आपको शाम को एक पैसे की स्लिप मिल जाती है कि तेरे मेरे पास, यानी आपके बनिए के पास 10,000 रुपए जमा है, 20,000 रुपए जमा है। अब बनिया तेज है, लठैत भी पूरे हैं, ताकत भी पूरी है। लेकिन वो, और इसी तरीके से वो गांव पर दबाव बना के रखता है कि किसी को पिटवाना हो तो वो बाद में पिटवाएगा, पहले उसका खाता सीज करके कहेगा मैं तेरे पैसे वापस नहीं दूंगा। हुँ। अब गांव और आपके पास पैसे हैं नहीं, सारे पैसे तो उसी के पास है। और उसी से पैसे लेके, उसी के पास जो है, उसी से पैसे लेके आप खरीदारी करते हैं, या जो सामान बेचते हैं वो भी उसी के पास है।
अब आपने क्या किया, अब आपने एक लड़ाई शुरू, आपको पता है बनिए से लड़ाई होने वाली है और वो लड़ाई कुछ दिन में होगी ही होगी, दोनों के बीच में टसल है। लेकिन दीन दुनिया के दबाव में आकर वो बनिया अभी वो वाली हरकतें नहीं करेगा जो नॉर्मली करता है। तो आपने क्या किया, बनिए से भर भर के सामान खरीदना शुरू कर दिया कि भाई तू चल एक काम कर, 100 मीटर कपड़ा भी दे दे, चल तू एक काम कर, अनाज भी 100-200 बोरी दे दे, दाल चावल घी चीनी सोना चांदी जो भी है सब देता जा। आपने क्योंकि वहां पर अपना जो पैसा रखा हुआ था वो पैसा आपने खर्च करके सारे का सारा सामान खरीद लिया। अब बनिए के पास जो 5 लाख रुपए रखे हुए थे वो अगर 5-10 हजार रुपए बच जाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप उस बनिए से लड़ सकते हो। चाइना एग्जैक्टली इसी पॉलिसी पर चल रहा है। चाइना जानता है इस बार लड़ाई अमेरिका से है और अमेरिका के पास उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हुए हैं और उन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर 1.8 ट्रिलियन डॉलर कैश रखा हुआ है अमेरिका के बैंक में। अभी जब 15 नवंबर को पिछले साल जो शी जिनपिंग हैं वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने, ऐसा रूमर्स है कि अमेरिका से डिमांड की थी कि आप 800 मिलियन डॉलर का हमें बिलियन डॉलर का लोन दे दो। अब 1.8 बिलियन में से 8 बिलियन डॉलर का लोन दे दो, यानी अच्छा खासा अमाउंट हमारे को वापस मिल जाएगा। अमेरिका ने वो लोन देने से मना कर दिया और अमेरिका ने चाइना को कहा, जो रूमर्स हैं कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये पैसा आपका तब यूज होगा, हमारा ये पैसा तब यूज होगा जब आप हमारी कंपनियों को वहां से मार के भगा देंगे, बर्बाद करके भगा देंगे और उन्होंने जो आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मतलब वो आप पैसे वापस नहीं करोगे, उसे पैसा वापस नहीं लाने दोगे, तो ये 1.8 ट्रिलियन डॉलर हमारी कंपनियों के काम आएगा। चाइना को समझ में आ गया कि अमेरिका उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि रशिया के साथ किया, ईरान के साथ किया या दुनिया के अलग अलग देशों के साथ कर रहा है, क्योंकि दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अमेरिका के हाथ में है। अब यहीं से भैया चाइना ने एक दूसरी चाल चली, उसने 2 चालें चली है। वैसे तो कई है, उसमें 2 चालें क्या है। पहला, अब चाइना की जितनी भी कंपनीज हैं उन सब कंपनीज को कहा कि तुम एक काम करो, अपने आप को दिवालिया घोषित करो और फॉरेन कंपनीज, फॉरेन बैंक जितने भी हैं जिनसे तुमने लोन ले रखे हैं वो लोन वापस करना बंद कर दो। भैया किसी ने 10 बिलियन डॉलर ले रखा है, किसी ने 5 ले रखा है, किसी ने 2 ले रखा है, 3 ले रखा है। अब सारे बैंकों के, फॉरेन बैंकों के पैसे डूबने लगेंगे तो जितना पैसा अमेरिका के पास था उतना पैसा बैंक ने वो वाला बचा लिया और अपने बैंक के, अपने ग्राहकों के और अपने इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। इससे क्या हुआ, चाइना का पैसा रिकवर हो गया एक बड़ा चंक। दूसरा रिकवर कैसे हुआ कि जो भी फॉरेन कंपनी चाइना के अंदर मौजूद थी, जानबूझकर उस कंपनी के जो शेयर प्राइसेस थे वो गिराए गए। 100 रुपए का सामान 2 रुपए का बचा, 1 रुपए का बचा और उस 1 रुपए के सामान को, उस 1 रुपए की जो कंपनी की थी वो 1 रुपए की कंपनी चाइना ने खरीदना शुरू कर दिया। नतीजा क्या, सामान खरीदा या कुछ भी खरीदा, वो कंपनी जो है अपना बोरिया बिस्तरा उठा के वहां से भागने की तैयारी में है। तीसरा काम चाइना ने एक और किया। चाइना ने सिर्फ, अभी आपने कहा कि चाइना क्या करता है कि गोल्ड बहुत सारा खरीद रहा है, नहीं, चाइना सिर्फ गोल्ड नहीं खरीद रहा, चाइना कोल भी खरीद रहा है, आयरन खरीद रहा है, एल्यूमिनियम खरीद रहा है, जिंक खरीद रहा है, पेट्रोलियम खरीद रहा है। जो चीज भी वो खरीद सकता है जिसको देखते हुए आने वाले टाइम में उसको जरूरत पड़ेगी, वो सारा का सारा सामान अंधाधुंध भर भर के खरीद रहा है। यानी जो सरप्लस इकोनॉमी थी जानबूझकर उसे नेगेटिव ले जाके और सारे का सारा सामान इकट्ठा खरीद के रख लेगा। एक तरफ वो सामान के रेट अभी सस्ते में खरीद रहा है और उसके बाद एकदम से क्या करेगा, शॉर्टेज करके रेट बढ़ा देगा। भैया एक बात आई है ना, आपने 2 साल पहले के ऑर्डर अभी दे दिया और सारा का सारा पैसा जो है अमेरिकन बैंक में जो पड़ा हुआ है वो दे दोगे आप, यानी आपने बैंक का पैसा सारा खर्च करना है क्योंकि आपको लगता है वो बैंक आपका पैसा देगा नहीं, उससे पहले खाता खाली कर दो और आप सारे के सारे पैसे को खत्म कर दो। चाइना यही कर रहा है। अमेरिका जो है उसे इसकी ये चाल समझ में आ चुकी है, लेकिन अमेरिका के साथ दूसरी प्रॉब्लम और है। अमेरिका इस टाइम पर फंसा हुआ है रशिया और ईरान के साथ वॉर में और अमेरिका इसीलिए 2-3 बातें करने गया है, बल्कि 4 बातें करने गया है। पहला,
कि तुम्हारे ऊपर एलिगेशन है कि तुम रशिया को वेपन या वेपन मेकिंग जो रॉ मटेरियल है या जो भी इक्विपमेंट्स है वो सप्लाई कर रहे हो, वो सप्लाई करना बंद करो। दूसरा एलिगेशन ये लगा रखा है कि आप ईरान से जो सपोर्ट दे रहे हो वो सपोर्ट देना बंद करो। तीसरा, अमेरिका ने जो है क्या नाम है, चाइना के ऊपर आरोप लगाया है कि आप हमारी कंपनियों की टेक्नोलॉजी चोरी कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी चोरी करना बंद करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि इस टाइम पर अमेरिका में है इलेक्शंस, और इलेक्शंस के अंदर जो बाइडेन की मामला जो है वो फंसा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस टाइम पर, अच्छा, चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है कि चाइना को बाइडेन पसंद है, चाइना को ट्रंप पसंद नहीं है। क्योंकि ट्रंप अगर अमेरिका में आता है, और हमारे यहां तो मोदी जी आए हुए हैं, अब सवाल सिर्फ ये थोड़ा है कि 273 आएंगी नहीं आएंगी, सवाल ये है कि 400 पार होंगे या नहीं। 400 पार हो गए तो पार्टी करेंगे, 273 होगी तो भी पार्टी करेंगे, पार्टी पक्की है। यानी अब आप ये देखिए, ट्रंप और मोदी की अगर जोड़ी है, क्योंकि ये दोनों जब थे तब चाइना की जो धज्जियां उड़ाई थी अमेरिका, इन दोनों ने मिलकर, वो चाइना याद करता है। बाद में बाइडेन आया, बाइडेन ने हमेशा चाइना के ऊपर एक सॉफ्ट हैंड रखा, वो कभी भी मजबूती के साथ चाइना के ऊपर खड़ा ही नहीं हुआ। अब हालात यहां पर ये आ चुके हैं भैया कि अब बाइडेन जाता हुआ लग रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि यहां पर चाइना जो है वो चाहता है आर्म ट्विस्टिंग करना। बाइडेन का जो वो ब्लिंकन है, ब्लिंकन रक्षा मंत्री है, वो कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं कि यार कुछ मदद कर, उसके बदले में अमेरिका ने कुछ मांगा, चाइना ने मांगा होगा, वो नहीं मिल रहा, तो अमेरिका ने धमकी दी होगी। और जैसे ही अमेरिका ने धमकी दी कि तुझे हम देख लेंगे, चाइना कहता है रुको मैं बताता हूं कि मैं तुम्हें कैसे देखूंगा। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, एकदम से स्पॉर्डियक इरप्शन ऑफ प्रोटेस्ट्स। एक ऐसे प्रोटेस्ट उभर के आए जो अमेरिका वाले खुद ही समझ नहीं आ पा रहे यार ये हो क्या रहा है। भैया सोचकर देखिए, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में एकदम से प्रोटेस्ट खड़े हो जाना। अमेरिका वाले जो कंफ्यूज थे, अब उन्हें समझ में आ गया कि मामला क्या है। इसीलिए वो सारी दुनिया को ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाते हैं, उन्होंने अपने देश के अंदर जिस तरीके से उस पूरे के पूरे मूवमेंट को ब्रूटली क्रश कर रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं अमेरिका कितना ज्यादा, जिसे कहते हैं मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है इस पूरे मामले को दबाने के लिए। क्योंकि इसमें वो प्रोटेस्ट जो हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, वो मिसगाइडेड यूथ को जानबूझकर एक ऐसे माहौल के अंदर ढाल दिया गया कि आप प्रोटेस्ट करो, और अमेरिका इसी चीज को समझ रहा है, और इसी वजह से आज के दिन अमेरिका फंसा हुआ है। तो ये बहुत सारा चारों तरफ से एक माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका है अल्टीमेट लेवल पे कि यहां वॉर प्रिपरेशन चल रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स या कोई भी न्यूज़पेपर है वो सिर्फ ये बता रहा है कि कोल खरीदा या आयरन खरीदा या गोल्ड खरीदा, उसके पीछे का एनालिसिस भैया यही है कि ये एक लॉन्ग टर्म वॉर की तैयारी है कि अगले 5 साल 10 साल अगर उसको चाइना को किसी तरीके का रॉ मटेरियल की जरूरत पड़े तो उसके घर में इतना ज्यादा हो कि कुछ कहने की हद नहीं, कम से कम वेपनरी बनाने में उसे प्रॉब्लम ना आ रही। रशिया से एक लेसन सभी ने लिया, चाहे वो मोदी जी हुए चाहे वो चाइना हुआ, कि रशिया कितना बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर था। रॉ मटेरियल उसके पास ना होने की वजह से, बहुत से चिप या दूसरे सामान ना होने की वजह से रशिया के हाथ पैर फूलते हुए नजर आए हैं। और जब वॉर लंबा चला तो भैया ईरान जैसे देश से ड्रोन मंगाने पड़े हैं। अंदाजा आप लगाकर देखिए, ईरान जैसे देश से भी अगर ड्रोन मंगाने पड़ जाएं तो हमें समझना पड़ेगा कि ईरान के मतलब रशिया की कितनी हालत खराब है। और इससे लेसन लेते हुए, यहां लिटरली इससे लेसन लेते हुए चाइना ने ये गेम खेला है। इससे एक बेनिफिट और होगा चाइना को कि जैसे जैसे ये सामान ये जो मतलब रॉ मटेरियल खरीदता जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे, गेहूं चावल के प्राइसेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। चाइना में इन्फ्लेशन का असर नहीं है, इंडिया ने इन्फ्लेशन की गर्दन दबा रखी है। लेकिन अगर आप यूरोप और अमेरिका को देखोगे भैया, तो वहां ये जो रॉ मटेरियल है इसकी कॉस्ट बढ़ने का सीधा असर होगा कि क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना। और जैसे भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा ना,
उसका डायरेक्ट असर ये होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का डायरेक्ट असर ये होगा कि इन्फ्लेशन जो है यूरोप और अमेरिका में बढ़ेगा, और उस इन्फ्लेशन की वजह से जो भी वहां पर गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर दबाव बनेगा कि भैया, हम्म। मतलब दबाव तो बनते ही भैया कि महंगाई बढ़ गई, और जैसी महंगाई बढ़ने का दबाव बढ़ेगा भैया इसका सीधा मतलब होगा रजीम चेंज होना शुरू हो जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो यूरोपियंस को पे करती है, मतलब वो चाइना को पे करेगी और यूरोपियंस को कमजोर करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। अभी तक आप देखेंगे तो यूरोप और अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, सोशल स्टेबिलिटी बिल्कुल। थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी। कोरोना के बाद वाले फेज ने और अमेरिका और चाइना की लड़ाई ने यूरोपियन कंट्रीज को सबसे बुरी तरीके से धोया है, उनकी जितनी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी वो खत्म कर दी है। और आज हालात ये हम्म। हैं कि ये समझ नहीं पा रहे कि इनके साथ करना होगा क्या या ये करेंगे क्या। जी भैया। बेहद महत्वपूर्ण बात आपने बताई, और जैसा एक पूरी तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो रही है। अब स्थिति ये है कि चाइना और अमेरिका, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कर रहे हैं, कोई आर्म ट्विस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के पैसे फंसे हुए हैं, कोई अपना बटुआ खाली कर रहा है, कोई खाली होते हुए देख रहा है, ये सब हो रहा है। तैयारी आपने कहा कि सालों की है, क्योंकि वाकई मैंने भी जब ये खबर पढ़ी, मैंने कहा अनायास भाई उनके यहाँ कौन सा अक्षय तृतीया आ गया कि वो इतना सारा सोना खरीद रहे हैं। उसके बाद और पता चला, आपने और सारी चीजें भी बताई। इसके पीछे एक चीज और है, गोल्ड खरीदने के पीछे देखो क्या होता है ना, हर करेंसी के पीछे एक बेस होता है, लीगल टेंडर ही तो होता है लेकिन उसके पीछे एक बेस होता है। जैसे डॉलर के पीछे बेस जो है वो है पेट्रोल, और मजे की हम्म। बात ये पेट्रोल उनका खुद का भी नहीं, सऊदी अरेबिया वालों का है। और अमेरिका के पास गोल्ड रिजर्व्स भी 8,000 टन के आसपास है, 10,000 टन के आसपास है, बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स है। उनको बेस पर ये नोटों की वो होती है। और अमेरिकन डॉलर के साथ ये, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में इसको यार्ड स्टिक रख के कोई भी करेंसी महंगी या सस्ती होती है, तो मजे की बात ये इसके रेट नहीं गिरते। हम्म। जो दुनिया का हर दूसरा देश क्या नाम है डेप्रिशिएशन और इन सब करेंसी के जो फ्लक्चुएशन से परेशान रहता है, अमेरिका इस तरीके की फ्लक्चुएशन से कभी परेशान नहीं रहता। बिल्कुल ठीक बात है, और ये शायद एक यही मेन वजह है। बात है। देखिए, लेकिन हाँ, भारत की स्थिति और थोड़ी सी अलग इसीलिए है। और इसीलिए इसीलिए चाइना गोल्ड खरीद रहा है, ताकि उसकी करेंसी के पीछे जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो, सपोर्ट हो, वो हो गोल्ड। वो गोल्ड ये हो है। और वो बना रहे, ताकि वहां पर उसकी करेंसी के साथ जो है अनस्टेबिलिटी बहुत कम हो। अच्छा, भारत के साथ एक बड़ी मजेदार चीज है, यहाँ पर ऑफिशियली तो करीब 800-900 के आसपास ही क्वांटिटी में है, लेकिन भारत के घरों में वो कितना सोना है। तो शायद यही वन वजह है ट्रिलियन कि डॉलर आपने से कहा ना ज्यादा, कि हाँ जी, $1 ट्रिलियन से ज्यादा सोना है। मैं वही कह रहा हूँ, और शायद यही वजह है कि भारत, चाहे कोई भी रेसेशन पीरियड रहा हो, पहले के भी रहा हो और अभी का भी, कोरोना के बाद वाला भी रहा हो, तो उसमें जो एक स्टेबिलिटी आती है और दबा लेता है, बस सक्षम नेतृत्व तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं मनमोहन सिंह को भी ऐसा नहीं कहूंगा, वहां भी दबाया गया, यहाँ जब नरेंद्र मोदी है तो भी हो रहा है। खैर, देश वही है। अगर यहाँ पर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारा देश थोड़ी ना बदल जाएगा, देश तो है। हालांकि सोना इस समय जरा दूसरे रूप में चुनाव के मैदान में घूम रहा है, हमारे यहाँ मंगलसूत्र वगैरह घूम रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। मनमोहन जी, आप जानते हैं कि दुनिया की किसी भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पर मैं बात कर लूं, आप मुझसे मंगल ग्रह पे बात करा लीजिए, आप मुझसे किसी महासागर के बारे में बात करा लीजिए जिसकी कि खूब ज्यादा दूरी हो भारत से, लेकिन मैं सीधे ये पूछता जरूर हूं कि भैया इस सारे बड़ी बड़ी चीजों में भारत का क्या। जिस तरह से चाइना तैयारी कर रहा है, आपने ही कहा कि बहुत ज्यादा साल के लिए तैयारी कर रहा है। जो आसपास इस समय जियो पॉलिटिकल सिचुएशन दिखाई दे रही है हर तरफ, मतलब ठीक है, इंडिया में अभी वोटिंग पड़ रहा है, लोग कह रहे थे बड़ी शांति है, बड़ी शांति, हालांकि सेकेंड फेज में थोड़ी सी ऊर्जा आई है, लेकिन जियो पॉलिटिकल में ऊर्जा से कमी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हर जगह कुछ न कुछ चल रहा है। ये बताइए, अपने भारत का इस सारी कवायद में क्या स्थिति रहेगी, आज है क्या स्थिति, और आगे आने वाले समय में क्या स्थिति है, वो भी तब जब नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में वापस आना श्योर है। देखिए भैया, इंडिया की एक खास बात रही है, चाहे रशिया से ऑयल लेना था,
चाहे ईरान से रिलेशन एस्टेब्लिश करने थे, चाहे गुवेना से जाके सूरीनाम से जाके तेल लेना है, चाहे हमने वेनेजुएला से बात करनी है, चाहे कुछ भी करना है, भैया हम सबसे बात कर रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो कहते हैं ना, उनकी बिल्कुल सही बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, हमें ये फर्क पड़ता है कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ है। और हम मतलब पहली बार भारत एक रीढ़ की हड्डी दिखा रहा है और अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा है। यहां पर भी यही है, इलेक्शन में भी आप देखोगे महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं है कि दाल एकदम से 200-400 रुपए किलो हो गई, या आलू के रेट जो है वो 250 रुपए किलो हो गई हो, या 500 रुपए किलो हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी, और माने या ना माने, हमारी सरकार ने पहले दिन से कोरोना के टाइम पे जब 25-30 रुपए तेल के ऊपर बढ़ा दिए थे, उस चीज का फायदा आज तक है कि एक इतना तगड़ा बफर दे दिया सरकार ने, इतना तगड़ा बफर दे दिया कि उस पैसे से कोरोना से तो उभरे, लेकिन साथ साथ कोरोना से उभरने के साथ साथ असलियत में उस रेट को, भले ही तेल के रेट कम हुए लेकिन अपने रेट कम नहीं किए। नतीजा क्या, अपनी इकोनॉमी को एक स्टेबल पोजीशन पर रखा, जो उस पेट्रोल के रेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी थी, उससे ज्यादा नीचे जाना नहीं दिया, ना उसको बढ़ने दिया ना नीचे जाने दिया। और इसका बेनिफिट ये हुआ, स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी का ही रिटर्न है ये, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी का ही रिटर्न है भैया इस टाइम पर, कि हमारी कंट्री के अंदर वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं है जो यूरोप या अमेरिका झेल रही है। अब रही बात चाइना की इस पूरी पॉलिसी का अमेरिका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, अभी हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि क्या इन्फ्लेशन अब बढ़ेगा, या इंडिया उसके काउंटर में कोई ना कोई पहले से तैयारी करके बैठा था, या कोई नया रूट लेगा। ये डिपेंड करेगा, ये लिटरली डिपेंड करेगा आगे आने अभी बहुत अर्ली होगा ये समझाना या समझना या डिस्कस करना कि अभी क्या होगा। अभी तो देखते हैं कि क्या चाइना इस चीज को पॉजिटिवली इंप्लीमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। शुरुआत है, अगर ये प्रोसेस लगातार 1 साल चला तब सरवाइव करना है, तब प्रेशर झेलना पड़ेगा। अदरवाइज 2-3 महीने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी रेजिलिएंट इकोनॉमी है, इसके ऊपर ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल। तो ये स्थिति इसलिए कम से कम हमारे लिए जो है सुकून वाली है। और एक चीज और, लोग कहते हैं कि साहब बाहर चल रहा है, आप क्यों बतियाना शुरू कर देते हैं, यूएस और चाइना में क्या चल रहा है, ईरान का क्या चल रहा है, रशिया का क्या चल रहा है, यूक्रेन का। अरे साहब, घर की खिड़कियां खोले रहिए, रोशनदान खोले रहिए, जानिए कि वर्मा जी के घर में क्या चल रहा है, ताकि आपके घर में वैसी स्थितियां न हो, कम से कम आप तैयार रहें। तो इसलिए ये सारा कुछ जो चल रहा है इसमें भारत जी, इसे हम ऐसे कहेंगे कि अगर पड़ोसी का बेटा दारू पी के आ रहा है तो ध्यान रखो, कल को भाई तुम्हारा ना पीने लग जाए। वही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी सब स्थिति में अच्छी बात यह है कि भारत ने कोविड जैसी महामारी रही हो, चाहे रिसेशन हो, उस सारी चीजों पर अपने यहाँ व्यवस्थित हम रहे हैं। और शायद यही वो नतीजा है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार को 14, फिर 19 और फिर 24 में लेके आ रहा है। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये बहुत बड़ा मायने रखती है। क्योंकि अगर घर के भी किसी मालिक को पता हो कि सुबह की सब्जी हमें लानी है, शाम की किसे लानी है, ये पता ही नहीं हो, तो पता चलता है कि एक दिन 4 सब्जियां घर में आ जाती हैं और एक दिन खाने को आलू भी नहीं रहते। तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, चाहे वो विश्व राजनीति हो और चाहे अपने अंदर की राजनीति को संभालने की बात हो। मनमोहन जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मनमोहन जी को दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय सिया राम। जय नमस्कार।